गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी करा था कि कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं जिसके द्वारा सिस्टम डिजाइनिंग परफॉर्म करी जाती है। तो आपको याद होगा ये 10 तरह के डायग्राम्स मैंने आपको बता रखे थे कि 10 तरह के डायग्राम की मदद से 10 तरह के सिस्टम डेवलपमेंट टूल की मदद से हम सिस्टम डिजाइनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका स्टडी कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हमें सिस्टम डिज़ाइन करना होता है तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। जब भी हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ध्यान से पढ़ के जाना। तो एक साफ कह रहा है कि हमें 7 तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है सिस्टम डिज़ाइनिंग के दौरान। ये सारी आपकी नज़रों के सामने लिखी हुई है। डिज़ाइन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, डिज़ाइन ऑफ यूज़र इंटरफेस, फिजिकल डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ एक्विजिशन ऑफ हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है, फिजिकल लेआउट डिज़ाइन। तो ये हमारे पास सारी की सारी आपकी 7 तरह की चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी जब भी हमें सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी है। इसमें से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो कह रहा है ये एक ऐसा नक्शा है जहाँ पर हम इनपुट भी दिखाएंगे, प्रोसेस भी दिखाएंगे, आउटपुट भी दिखाएंगे। और आपको याद होगा ये सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने फ्लो चार्ट के द्वारा प्रीवियसली डिस्कस करा था। तो फ्लो चार्ट अपने में एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पे इनपुट भी दिखाया जाएगा, प्रोसेसिंग भी दिखाया जाएगा, आउटपुट भी दिखाया जाएगा। तो उस तरह की डिज़ाइनिंग को हमने डिज़ाइन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन का नाम दिया हुआ है। तो आपको याद होगा स्टार्ट नाम का टेबल हो गया, फिर रीड नाम की हरकतें हो गई, फिर दोनों को प्लस कर दिया हम लोगों ने, फिर उसका आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया, फिर हमारे पास स्टॉप हो गया। तो ये आपका इनपुट था, ये मेरे पास आपका प्रोसेस था, ये मेरे पास आपका आउटपुट था। और इस डायग्राम को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, फ्लो चार्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इस प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पे हमने ये बोला कि डिज़ाइन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इनपुट को भी दिखाना पड़ेगा, प्रोसेस को भी दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके आउटपुट को भी दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आपकी दिखानी पड़ेगी, जो किसका पार्ट मानी गई है, डिज़ाइन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन का पार्ट मानी गई है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है डेटाबेस को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। और डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हम एक स्पेशल तरह का डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ERD। और ERD की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहा है इस तरह के डायग्राम में हम क्या करेंगे, 3 तरह की चीज़ों को दिखाएंगे। डेटा एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये एक हमारे पास टेबल है। टेबल का मतलब फाइल हो गया, एम्प्लॉय नाम का टेबल। ये हमारे पास दूसरा टेबल हो गया जिसका नाम हो गया डिपार्टमेंट नाम का टेबल। ठीक है, इधर भी हमारे पास फील्ड है, इधर भी इस टेबल के अंदर हमारे पास बड़ी सारी मल्टीपल फील्ड्स हैं, और डिपार्टमेंट नाम के टेबल के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल तरह की फील्ड्स हैं। यहाँ पर हो गया एम्प्लॉय का कोड हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, डिपार्टमेंट नंबर हो गया, और यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया, डिपार्टमेंट की लोकेशन हो गई। ठीक है भैया। और ये जो मेरा एम्प्लॉय है ये काम करता है, किसमें काम करता है, ये हमारा डिपार्टमेंट में काम करता है। तो एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। इस पूरे डायग्राम को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ERD का नाम दिया। ध्यान देना जिसके नीचे मैं अंडरलाइन लगा रहा हूं, तो अंडरलाइन लगाने का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक प्राइमरी की फील्ड है। और प्राइमरी की फील्ड का मतलब क्या होता है कि इस फील्ड के अंदर कभी भी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करी जाएगी वो सारी की सारी आपकी यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, प्राइमरी की फील्ड का नाम दिया। जैसे एम्प्लॉय का नेम सेम हो सकता है, आशीष कालरा नाम के 10 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। एम्प्लॉय का सैलरी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर सेम हो सकता है। पर जिस समय हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय कोड के बारे में बातचीत करते हैं, एम्प्लॉय कोड हमारे पास क्या बनेगा, यूनिक बनेगा। और यूनिक से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है, यूनिक का हमारा मतलब है कि यार एम्प्लॉय कोड अगर हमने E01 दे दिया, E05 दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये एम्प्लॉय कोड किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया जाएगा।
ठीक है जी। ऐसे डिपार्टमेंट नंबर हो गया, डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये भी मेरे पास क्या माना गया, प्राइमरी की फील्ड माना गया है। तो एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करता है और इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, रिलेशनशिप का नाम दिया। और इस तरह के डायग्राम को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इस तरह के डायग्राम को हमने नाम दिया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी कंपनी है, कंपनी में डेटा की मात्रा मेरे पास कम है कि ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अब कंपनी में अगर डेटा की मात्रा ज़्यादा है तो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना पड़ेगा। और पहले भी बताया था, डेटा को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना है तो हमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर का नाम मेरे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है मेरे पास DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS के अंदर हमारे पास क्या होती है, फाइलें होती हैं। फाइलें ना करके हमने एक अच्छा सा नाम दिया, क्या नाम दिया, टेबल्स का नाम दिया। तो DBMS के अंदर व्हाट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेबल्स। ठीक है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास, टेबल्स की इन्वॉल्वमेंट है। और टेबल्स की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास होती है। तो टेबल्स के अंदर हमारे पास आप सभी जानते हैं फील्ड होते हैं, बताया था मैंने आपको, है ना। काफ़ी सारी फील्ड्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये सारी की सारी हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम है, जिसको फील्ड का नाम दिया हुआ है, डेटा एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ है। जैसे एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, और एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो डिपार्टमेंट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक डायग्राम दिखाया जिसको हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर मेरे को यहाँ पे टेबल दिखाना है तो टेबल को मैं रेक्टेंगल शेप के बॉक्स में दिखा दूंगा। अगर मेरे को रिलेशनशिप दिखानी है, ठीक है, तो मैं इसको आपका अपना ये डायमंड बॉक्स में रिलेशनशिप हमारे पास नज़र आ जाएगी कि एक फाइल का दूसरी फाइल से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है। और एरोस को तो आपको पता ही है, ये तो हमारे फ्लो को दर्शाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और आपकी अगर फील्ड की बात करेंगे या अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डेटा एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, तो फील्ड और डेटा एट्रीब्यूट इस तरीके से आपका दिखाया जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक ओवल शेप लेता हूँ और यहाँ पे फील्ड का नाम रखता हूँ, नीचे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, तो बस आपको ये याद करना है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास आपकी प्राइमरी की फील्ड यहाँ पे बन जाएगी। और प्राइमरी की फील्ड वो फील्ड होती है जो अपने अंदर यूनिक इन्फॉर्मेशन, यूनिक जानकारी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास टेबल हो गए, ये हमारे पास आपके रिलेशनशिप हो गए, ये हमारे पास फ्लो हो गया, ये हमारे पास आपका फील्ड हो गया, डेटा एट्रीब्यूट हो गया, और ये हमारे पास आपका प्राइमरी की फील्ड हो गया। तो ये हमारे पास मल्टीपल तरह की फील्ड्स हैं और इस मल्टीपल तरह की फील्ड्स को हमने इस तरीके से आपका दर्शाया। राइट, चलिए, तो ये हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके कंपोनेंट्स के बारे में और किसके कंपोनेंट्स के बारे में, ERD के बारे में। और ERD को हमने क्या नाम दिया है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। एक बात का ध्यान देना कि रिलेशनशिप जो होती हैं वो हमारे पास कितने तरह की होती हैं। हमने कहा रिलेशनशिप हमारे पास 4 तरह की होती हैं। मैंने कहा 1 to 1 रिलेशनशिप होता है मेरे पास, 1 to many रिलेशनशिप होता है मेरे पास, many to 1 रिलेशनशिप होता है, और साथ ही साथ मेरे पास many to many रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप अगर आपसे पूछे कितने तरह की होती है तो आप बोलेंगे 4 तरह की होती है। 1 to 1 हो गया, 1 to many हो गया, साथ ही साथ many to 1 हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो गया, many to many हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास बेसिकली वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई कि 4 तरह के रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, 4 तरह के रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, अब देखने वाली बात है, एक एग्जांपल देते हैं हम जरा। जैसे मैंने बोला यार मेरे पास एक सप्लायर है, मेरे को एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको मैंने क्या नाम दिया, 1 to 1 का नाम दिया। मैंने कहा मेरे पास एक सप्लायर है जो मेरे को एक नहीं बल्कि मल्टीपल तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 to many हो जाएगा। तो 1 सप्लायर प्रोवाइडिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नोन एज 1 to many। राइट, उसी तरीके से मैंने कहा ये सप्लायर 1 है मेरे पास, ये सप्लायर 2 है मेरे पास, ये सप्लायर 3 है, और ये सारे के सारे लोग मेरे को एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के फीचर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, many to 1 का नाम यहाँ पे दे दिया कि मल्टीपल सप्लायर्स मल्टीपल एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज many to 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सप्लायर 1 हो गया, सप्लायर 2 हो गया, सप्लायर 3 हो गया, ऐसी प्रोडक्ट 1 हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया, प्रोडक्ट 3 हो गया। ठीक है, सप्लायर 1 हमें P1 भी दे रहा है, P2 भी दे रहा है, P3 भी दे रहा है। सप्लायर 2 हमें P1 P2 P3 दे रहा है। सप्लायर 3 की बात करेंगे, सप्लायर 3 भी हमें P1 P2 P3 दे रहा है। तो ये रिलेशनशिप मेरे पास जो बन गया, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, many to many का नाम यहाँ पे दिया हुआ है।
तो साफ कह रहा है कि रिलेशनशिप को दर्शाने के 4 तरीके हैं। 1 to 1 हो गया, 1 to many हो गया, many to 1 हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास many to 1 हो गया। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, रिगार्डिंग ERD के बारे में। तो हमने कहा कि हम फील्ड्स को दर्शाएंगे जिसको डेटा एट्रीब्यूट्स का नाम दिया हुआ, टेबल्स को दर्शाएंगे, रिलेशनशिप को दर्शाएंगे, स्टोरेज डिजाइन को दर्शाएंगे कि हम हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव कर रहे हैं तो आपको पता ही है हार्ड डिस्क की शक्ल इस तरह से होती है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा सेव कर रहे हैं तो फ्लॉपी डिस्क की शक्ल ऐसे होती है। पीछे सिस्टम फ्लो चार्ट नाम के डायग्राम में मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर आप क्या कहते हैं उसका मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक टेप की शक्ल आपकी ऐसे होती है। तो ये चीज़ मेरे पास क्या मानी जाती है, ये चीज़ मेरे पास आपकी स्टोरेज डिज़ाइन मानी जाती है, जहां पर हम मेमोरी डिवाइसेस की इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं कि यार हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन किस वाले मेमोरी डिवाइस के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन हो गया डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस के बारे में, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब ये कह रहा है कि यार अगर जब हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो उसकी डिज़ाइनिंग को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसका शॉर्टकट हमने क्या रखा हुआ है, CDS रखा हुआ है, जिसमें एक का नाम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग हो गया, डेटा मॉडलिंग हो गया मेरे पास, और तीसरा मेरे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि यार डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस को टेक्निकली हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। पहला मेरे पास क्या रहा है, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग आ रहा है। ठीक है, कह रहा है इसकी ये डायग्राम कौन बनाएगा, डायग्राम बनाएगा DBA नाम का इंसान। DBA के बारे में आप जानते ही हैं क्या नाम मतलब होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और वो इस तरह की डिजाइनिंग को परफॉर्म करेगा। और वो किसकी क्या डिजाइन बनाएगा, वो ERD के डायग्राम बनाएगा, एंटिटी रिलेशनशिप के डायग्राम बनाएगा। जस्ट अभी मैंने प्रीवियसली आपको समझाया कि ERD हमारे पास क्या होते हैं, टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनशिप हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनशिप कितने तरह के हमारे पास होते हैं, तो वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो फाइनली देखने वाली बात है, DBA हो गया हमारे पास, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्चुअल मॉडल में बनाई जाएंगी। तो DBA के द्वारा डिज़ाइन करा जाएगा किसका, ER डायग्राम का। और ER डायग्राम क्या होता है, जस्ट मैंने अभी प्रीवियसली आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। ठीक है, चलो एक बार आपका ER डायग्राम बन गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा सीधा आपके डेटा मॉडल में। और डेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम सीधा टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं, फील्ड को डिज़ाइन करते हैं, है ना। हमें एक्चुअल टेबल को डिज़ाइन करना पड़ता है। और एक्चुअल टेबल को डिज़ाइन करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमें टेबल का ढांचा डिज़ाइन करना पड़ता है। और ढांचे को डिज़ाइन करने की बात करेंगे तो आपको याद होगा 4 तरह की चीज़ों को हमें स्पेसिफाइड करना पड़ता है। जैसे फील्ड का नाम हो गया मेरे पास, फील्ड का साइज़ हो गया मेरे पास, फील्ड का डेटा टाइप हो गया मेरे पास, और साथ ही साथ मेरे पास क्या हो गया, फील्ड के कंस्ट्रेंट हो गए। ठीक है, ये 4 चीज़ हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। और कंस्ट्रेंट भी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है मेरे पास रेंज कंस्ट्रेंट, एक का नाम होता है नल कंस्ट्रेंट, एक का नाम होता है मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, और एक का नाम मेरे पास यहाँ पे होता है दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास तरह तरह के कंस्ट्रेंट है। फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, और साथ में फील्ड के डेटा टाइप, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, डेटा टाइप हो गया, कंस्ट्रेंट हो गए। और कंस्ट्रेंट मेरे पास यहाँ पे 4 तरह के, रेंज हो गया, नल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया। तो ये तरह तरह के हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। और ये हमें कब करना पड़ता है, टेबल के ढांचा, जब भी हमें टेबल का ढांचा क्रिएट करना है तो टेबल के ढांचे में ये सारी की सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास काम हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड करा, पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिज़ाइन करा। कॉन्सेप्चुअल मॉडल किसके द्वारा डिज़ाइन करा, हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा करा। फिर इसको हमें तब्दील करना पड़ा किसके अंदर, डेटा मॉडल के अंदर। डेटा मॉडल कैसे बनेगा, जब हम इसका क्या कहते हैं, जब हम टेबल का ढांचा बनाएंगे, टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और टेबल का स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनेगा, DBMS नाम के सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनेगा। DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो उसके द्वारा बनेगा। आपको पता है ओरेकल जो है वो DBMS का एग्जाम्पल है ना। साइबेस जो है वो DBMS का एग्जाम्पल है। MS एक्सेस की बात करेंगे वो भी DBMS का एग्जाम्पल है। तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप टेबल्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, फील्ड का नाम, फील्ड का साइज, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि पहले कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनेगा, फिर हमारे पास आपका डेटा मॉडल बनेगा। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर दी। ठीक है, चलो ये 2 चीज़ें हमारे पास होगी, आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी समझ में आ गया, डेटा मॉडल भी समझ में आ गया। अब फाइनली टेबल हमारे सेव कहाँ पर होते हैं, टेबल के अंदर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, टेबल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो अगर सोचा जाए, दिमाग लगाया जाए, तो वो सेव कहाँ पर होता है सर, वो तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में सेव होगा, प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में, सर सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा। प्राइमरी मेमोरी में तो कुछ भी सेव नहीं होता। और वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ रहा है, आपका हार्ड डिस्क आ रहा है।
ठीक है, तो ये हमारी किसको रेफर करता है, ये हमारी फिजिकल सेविंग को रेफर करता है। और फिजिकल सेविंग से मेरा क्या मतलब है, फिजिकल सेविंग का मतलब होता है हाउ डेटा इज एक्चुअली सेव्ड इनसाइड द मेमोरी एरिया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले डायग्राम बना लिया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना लिया, फिर आपने टेबल का ढांचा डिसाइड कर लिया, है ना, टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। अब ये टेबल की जानकारी सारी कहाँ सेव्ड हो जाएगी, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। और इस तरह की सेविंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया, फिजिकल सेविंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या आ गया, पहले मेरे पास आ गया कॉन्सेप्चुअल मॉडल, फिर मेरे पास डेटा मॉडल आ गया, फिर मेरे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन आ गया, जहां पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाउ डेटा इज फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द मेमोरी डिवाइसेस। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा फिजिकली कैसे सेव्ड होगा, उस बात को हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए इसको हमने CDS का नाम दिया, याद करने का प्रयास करिए, CDS का नाम दिया। तो इस डिजाइन ऑफ डेटाबेस के अंदर आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाया जाता है, प्लस डायग्राम को हमने कितने भागों में तोड़ा, 3 भागों में तोड़ा। शॉर्टकट क्या है, CDS हो गया, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, डेटा मॉडल और स्टोरेज स्ट्रक्चर मॉडल। ये हमारे पास 3 तरह की चीजें हो गई जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको डिजाइन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मैं समझा चुका हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको डिजाइन ऑफ डेटाबेस भी यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो ये 2 तरह के टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिए। तो इसी के साथ ये 2 तरह के टॉपिक्स फाइनली यहाँ पर समाप्त हो गए। राइट, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम क्या आ रहा है, फिजिकल लेआउट डिजाइन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है। इन दिस केस डिजाइनर, जो हमारा सिस्टम डिजाइनर है, डिसाइड्स हाउ द डेटाबेस विल बी फिजिकली लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकेशन। इनफैक्ट ये अपने में एक ऐसा डायग्राम है जो कि किसको रेफर करता है, नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट को रेफर करता है। इसने एग्जांपल दिया कि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और ऐसे ही उसके बड़े सारे रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। लेट्स से ये सारे रीजनल ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखा जाए तो मुंबई का अपना डेटा भी होगा, दिल्ली का अपना डेटा भी होगा, कलकत्ता का अपना डेटा भी होगा, मद्रास का भी अपना डेटा होगा, सबका अपना डेटा होगा। तो इसका डेटा को मैनेज करने के लिए DBMS नाम का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा होगा, इसके डेटा को मैनेज करने के लिए DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा होगा, और इसके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा होगा। मुंबई में भी डेटा की मात्रा कम नहीं है, वो ज़्यादा है, क्योंकि वो हेड ऑफिस है, वो अपनी ब्रांच के बारे में भी जानकारी मेंटेन करेगा, प्लस दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास की जो ब्रांचेज है उसके बारे में भी जानकारी मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे तो डेटा की मात्रा और हमारे पास जरूरत से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी DBMS का इस्तेमाल होगा। वैसे अगर मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं तो DBMS से बेटर क्या होता है, RDBMS होता है, जिसको रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसका इस्तेमाल होगा। पर चलिए ठीक है, अभी आप थोड़े से छोटे बच्चे हैं तो आप डेटाबेस ही समझ लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो हमने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो SBI का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, प्लस इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, केवल दिल्ली कलकत्ता में नहीं, आपका बठिंडा में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है ना, हर जगह उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। तो अब इन सब की इंटरेक्शन किसके साथ है, इन सब की इंटरेक्शन सीधा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के सर्वर के साथ है। तो ये अटैचमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखी है। तो वही एग्जांपल बता रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल मेंटेन इट्स कॉमन डेटाबेस एट मुंबई एंड रीजनल ऑफिसेज एंड द ब्रांचेस विल मेंटेन देयर ओन डेटाबेस, प्लस दे विल बी लिंक्ड टू अ कॉमन डेटाबेस टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ डेटा टू कस्टमर्स फ्रॉम एनीवेयर। तो बात वही कह रहा है कि यार ये जो हमारे दिल्ली का जो ब्रांच है ये अपना डेटाबेस तो मेंटेन करेगा ही करेगा, प्लस इसकी इंटरलिंकिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस से मुंबई की ब्रांच से, ताकि कस्टमर अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है तो इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो इस एनवायरनमेंट को हमने स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट का नाम तो नहीं दिया हुआ, ये नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह की डिजाइनिंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया, फिजिकल लेआउट डिजाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये भी हमारे पास हो गया, 4th पॉइंट भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस। आपको याद होगा इनपुट फॉर्म हमें डिजाइन करना पड़ेगा, आउटपुट फॉर्म हमें डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा फॉर्म कैसा है, उसका वॉल्यूम कितना है, कब चाहिए हमारे पास, मीडिया क्या है, फॉर्मेट क्या है। ये सारी बातें आज से पहले आप पढ़ चुके हैं। प्रीवियस हमने क्वेश्चन करा था ये वाला सिस्टम डिज़ाइन के दौरान, तो उस समय ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस करी थी कि जब भी हमें इनपुट फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है, जब भी हमें आउटपुट फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है, तो मल्टीपल तरह के फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। तो दीज आर द मल्टीपल डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अवेलेबल, जो हम लोगों ने डिज़ाइन करे। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट,
चलो अगली चीज़ बेटा हमारे पास क्या आ रही है, फिजिकल डिज़ाइन आ रही है। फिजिकल डिज़ाइन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, कह रहा है कि यार यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे और अगेन जो डिज़ाइनिंग होगी वो 3 चीज़ों को दिमाग में रखकर होगी। हार्डवेयर हो गया मेरे पास, सॉफ्टवेयर हो गया मेरे पास, और प्लस नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट हो गया। इन 3 तरह की चीज़ों को हम डिज़ाइन में, नक्शे में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक खतरनाक शब्द है आपके पास, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द नेटवर्क। क्या मतलब होता है टोपोलॉजी? नेटवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। जब आप कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कायदे से नेटवर्क माना जाता है। अब आप देखते हैं कि नेटवर्क की शक्ल बड़ी सारी होती है। ये हमारे पास एक शक्ल होती है जहाँ पे सर्वर होता है, साथ में मेरे पास आपके नोड्स होते हैं। ये मेरे पास एक शक्ल होती है ना, मेरे पास एक ये वाली शक्ल होती है। ठीक है, मेरे पास एक आपका ये वाला नेटवर्क का शक्ल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है। यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, और इस जगह पे भी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स वी हैव। ठीक है, पर क्योंकि इनकी जोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल लोकेशन वेरी करती है, तो जब ज्योमेट्रिकल लोकेशन वेरी करे तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरी कंपनी में नेटवर्किंग कैसे बनेगा, क्या ये एक सर्वर के साथ बनेगा या बिना सर्वर के बनेगा, या बिना सर्वर के बनेगा या बिना सर्वर के बनेगा, किस तरह का नेटवर्क का ढांचा हम अपनी कंपनी में बनाना चाहते हैं, उसका एक नक्शा बनेगा, डिज़ाइन बनेगा, और उस तरह के डिज़ाइन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, सीधा नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगला साफ कह रहा है कि जो भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानकारी है, उस नक्शे को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमने फिजिकल डिज़ाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपकी। और ऐसी 7वां पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। आपको याद होगा मैंने बताया था यार, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक का नाम हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है। आपको बताया था सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, शॉर्टकट था उसका गैस, जी फॉर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, ए फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एस फॉर मेरे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बताया था मैंने आपको, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया था। ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है उसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हर तरह की कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हर तरह की इंडिविजुअल्स के लिए, हर तरह की कंपनी के लिए बना, उसको हम लोगों ने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का नाम दिया था। तो AS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SS स्टैंड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड GPS स्टैंड्स फॉर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया हम डिज़ाइनिंग करेंगे पर हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग करेंगे, है ना। हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपके पास, कीबोर्ड आता है मेरे पास, माउस आता है मेरे पास, मदरबोर्ड आता है मेरे पास, है ना, आपका प्रिंटर आता है मेरे पास, प्लॉटर आता है मेरे पास, रजिस्टर आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, ट्रांजिस्टर आता है, कैथोड आता है, एनोड आता है, डायोड आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर आता है। तो छोड़ो, ये सारे नाम होते हैं जो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने हार्डवेयर का नाम दिया हुआ है। तो कह रहा है हार्डवेयर की भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर मैं एग्जांपल बोलूँगा तो आप सभी बच्चे जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी अंग्रेजी को सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आप डेटा फीड करते हैं वो सारा अंग्रेजी में करते हैं। अल्टीमेटली कंप्यूटर सिस्टम उसको बाइनरी में तब्दील करने के बारे में बाइनरी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो किसके द्वारा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। तो जो भी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम हार्डवेयर को हायर करेंगे, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हायर करेंगे। अगर मेरी कंपनी के अंदर एक ही सिंगल कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है तो लेटेस्ट से मैंने किसी विंडोज़ नाम के विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर लिया, 8.1 का इस्तेमाल कर लिया, 8 का इस्तेमाल कर लिया, विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर लिया, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। और अगर मेरी कंपनी में यार ये सिंगल कंप्यूटर सिस्टम नहीं है बल्कि मेरी कंपनी के अंदर यहाँ पे नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सर्वर भी है, जहाँ पे नोड्स भी हैं, तो फिर तो भैया मेरे को विंडोज़ 2003 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2008 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2012 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट सर्वर आ गया विंडोज़ 2016, हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। या मेरे को लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मेरे को यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके बेटा मेरे पास सारा का सारा काम हो पाएगा, है ना। तो ये मेरे पास विंडोज़ के सर्वर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी लेटेस्टली मार्केट में विंडोज़ 2016 के नाम से आया हुआ है, अब इस पर काम चल रहा है, कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हैं। तो
ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी में कैसा एनवायरनमेंट है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके पास मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आपका ये वाला 7वां पॉइंट भी यहाँ पे समाप्त हो गया कि हमें डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंपलसरी होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है। फिजिकल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नेटवर्क की टोपोलॉजी डिज़ाइन करेंगे। टोपोलॉजी 4 तरह की होती है। अगर आपको आईपीसीसी का सामान याद है तो आईपीसीसी में ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि उसमें स्टार नेटवर्क भी है, रिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क भी है, मैश नेटवर्क भी है। ये सारी बातें नेटवर्क टोपोलॉजी की हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर रखी है। ठीक है। इसके बाद यूजर इंटरफेस की बात करेंगे। यूजर इंटरफेस से क्या मतलब होता है, इनपुट फॉर्म्स को हम डिज़ाइन करेंगे, आउटपुट फॉर्म्स को डिज़ाइन करेंगे, वो सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है। फिजिकल लेआउट की बात करेंगे तो यहाँ पे साफ बताएंगे हेड ऑफिस कौन सा है, ब्रांच ऑफिस कौन सा है, उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा है। उस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए हमारा फिजिकल लेआउट डिज़ाइन नाम का कॉन्सेप्ट आता है। डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस की बात करेंगे तो हम लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में सीखा था, ईआरडी के बारे में, और बताया था इसको 3 भागों में तोड़ा गया। कॉन्सेप्चुअल मॉडल हो गया, डेटा मॉडल हो गया और साथ में स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में तो हम केवल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को क्रिएट करेंगे, फिर वो डायग्राम बन जाएगा तो फिर हम रियल लाइफ में टेबल को बनाएंगे सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर उसके बाद वो जानकारी सारी की सारी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस में, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस में सेव होगा, जिसको हमने हार्ड डिस्क का नाम दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आपके सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे फिर आपका डिज़ाइन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में तो पहले ही पढ़ रखा है। और ये चीज़ को दिखाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, हमारा फ्लो चार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लो चार्ट के अंदर हम इनपुट को भी दिखाते हैं, प्रोसेसिंग को भी दिखाते हैं, आउटपुट को भी डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये सारी जानकारी आप डिज़ाइन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो ये हमारे पास जानकारी होगी इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। कह रहा है यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन जो भी दिखाएंगे हायरार्की की फॉर्म में दिखाएंगे। और हायरार्की का मतलब क्या होता है बेटा, हायरार्की का मतलब ये होता है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक का सब पार्ट दूसरे का सब पार्ट, उसको हमने हायरार्की का नाम दिया हुआ है। और इसको इस चीज़ को हमने हायरार्की का नाम दिया है। हम यहाँ पे मॉड्यूल्स को दिखाएंगे, सब मॉड्यूल्स को दिखाएंगे। मॉड्यूल्स का मतलब यहाँ पे होता है प्रोग्राम्स। हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को दिखाएंगे और उसके सब प्रोग्राम्स को दिखाएंगे कि प्रोग्राम्स के अंदर कौन से छोटे छोटे आपके सब प्रोग्राम्स होते हैं। ये हमारे पास आपके मॉड्यूल होते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ मैं ज़रा इसको। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। सीए को कितने पार्ट्स में तोड़ा, 3 पार्ट्स में। आपका सीपीटी हो गया या आपका फाउंडेशन हो गया, आपका आईपीसीसी हो गया या आपका इंटर हो गया या आपका सीए का फाइनल हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास ग्रुप 1 आ गया, मेरे पास ग्रुप 2 आ गया, यहाँ पे भी ग्रुप 1 आ गया मेरे पास, यहाँ पे भी ग्रुप 2 आ गया। ठीक है। ग्रुप 1 की बात करेंगे, यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट आ गए। ग्रुप 2 की बात करेंगे, यहाँ पे भी लेटेस्ट है, नए सिलेबस के हिसाब से आपके 4 सब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टैक्स नाम का टॉपिक था हमारे पास। टैक्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, एक का नाम डीटी हो गया और एक का नाम आईडीटी हो गया। अब डीटी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे सैलरी नाम का चैप्टर भी है, हाउस प्रॉपर्टी नाम का चैप्टर भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नाम का चैप्टर भी है, डिडक्शंस भी है ना। और आपके अगर आईडीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जीएसटी आपका आ गया, प्लस साथ में कस्टम्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, है ना। जीएसटी के बारे में, कस्टम के बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो वो भी चीज़ आपकी आ गई है। अच्छा, आईडीटी से याद आया, सीए यशवंत सिंगल जी के लेक्चर्स हमारे यहाँ पे लक्ष्मीनगर में चलते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। आईडीटी का कोर्स है पूरा, 110 घंटे का बेटा कोर्स है हमारे पास पूरा का पूरा। तो मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है हमारे पास यशवंत सिंगल जी सर के। आपको डीटी के लिए, आपको आईडीटी के लिए कोई 20,000, 25,000, 12,000, 10,000 की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यशवंत सिंगल सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इनके बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स 82 आ चुके हैं और बड़े सारे बच्चे 75 लेकर आते हैं। तो मार्केट में कुछ आईडीटी के टीचर हैं जो बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। इतना बड़ा आईडीटी होता नहीं जितना ज़बरदस्ती बना देते हैं। तो अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं और पैसे को बचाना चाहते हैं तो लक्ष्मीनगर में हमारे पास यशवंत सिंगल सर की क्लासेस होती हैं और हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। बस आपको स्टडी मटेरियल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी 700-800 रुपये किताब का खर्चा आएगा, डैट यू हैव टू पे। और बाकी सारा का सारा लेक्चर आपको फ्री में मिलेगा। 110 घंटे में आप पूरी आईडीटी में मास्टरी कर लेंगे और मैं दावा देता हूँ आपके 70, 75, 80 नंबर कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने चलो एडवर्टाइजमेंट भी कर ली और प्रचार भी कर ली और आपको हायरार्की भी समझा दी कि सीए है, ये इंटर है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। इसमें टैक्सेशन आ गया, टैक्सेशन में डीटी आ गया, आईडीटी आ गया और डीटी को इसमें क्या कहते हैं,
डीटी की बात करेंगे, सैलरी आ गया। अब सैलरी की बात करूंगा, इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस आता है, डीएनएस अलाउंसेस आता है ना, वो सारी यहाँ पे आ जाए, प्रोविडेंट फंड आता है। मेरे को इतना टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेट से वो सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो आप देखिए कि एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा छोटा प्रोग्राम है, तो ये मेरा सब मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल हो गया, पर इसी के लिए ये मेरे पास मॉड्यूल बन गया, ये मेरे पास सब मॉड्यूल बन गया। ठीक है, इसी के लिए बेटा ये मेरे पास सब मॉड्यूल बन गया, ये मॉड्यूल बन गया। इसी के लिए मेरे पास ये आपका मॉड्यूल बन गया, ये सब मॉड्यूल बन गया। इसी के बाद फिर मेरे पास ये सब मॉड्यूल बन गया, ये मॉड्यूल बन गया। इसी के बाद ये मेरे पास आपका मॉड्यूल बन गया। ठीक है भैया। अच्छा, जहाँ तक हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, केवल आईडीटी की क्लास आपको फ्री में नहीं मिलेगी, आप मेरे से पता करते रहना। हमारी पूरी कोशिश है कि जो पूरी जो सीए क्लासेस है ना, पूरी सीए क्लासेस सीपीटी से लेके आईपीसी से लेके फाइनल तक लेके मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी लेक्चर बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल हो जाएं, फ्री में प्रोवाइड हो जाएं। हाँ, मैं ये लेक्चर यूट्यूब में तो फ्री में नहीं डाल सकता, क्योंकि जो टीचर्स बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं उनका कंस्ट्रेंट है, उनका कैरियर की बात आती है, कैरियर ख़राब भी हो सकता है। पर जहाँ तक लक्ष्मी नगर की बात आ रही है, दिल्ली की बात आ रही है, लक्ष्मी नगर में तो भैया मैं आईपीसीसी सीपीटी फाइनल सारी की सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। पूरा एक हब बना दूंगा, किसी बच्चे को सीए करनी है तो फ्री में करेगा, 1 रुपया माँ बाप का पैसा ख़राब नहीं करेगा, सारे के सारे पैसे बचा लेगा। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो वो कोचिंग में ख़राब करता है, वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मैं हर एंगल से उस बच्चे के बचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर, बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपकी दुआएं मिलेंगी, बदले में आत्मा को शांति मिलेगी, बदले में सुकून मिलेगा। ये सुकून बहुत बढ़िया है, चाहिए मेरे को, और बच्चों की सेवा करनी है। तो जितना ज़्यादा हो सके ये मैसेज बच्चों के अपने फ्रेंड्स के थ्रू स्प्रेड करना, ताकि सीए में फ़ीस लेने का ट्रेंड ही ख़त्म हो जाए। बहुत इम्पॉसिबल काम है ये करना, ये बड़ा इम्पॉसिबल काम है। जितने टीचर्स हैं मैं सबका दुश्मन बन चुका हूँ। सारे टीचर्स मेरे बारे में बुराई करेंगे, कहेंगे घटिया आदमी है, घटिया टीचर है, बेकार है, बकवास है, इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनको थ्रेट है। पर क्या करें, अगर कुछ 40-50 लोगों का नुकसान होता है और लाखों बच्चों के करोड़ों रुपए बच जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं लाखों बच्चों के करोड़ों रुपए बचाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ रादर कि मैं 40-50, और वो 40-50 बंदे सीए हैं, जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, वो कहीं और से पैसा कमा लेंगे। ठीक है ना, विद्या ही एक साधन नहीं है पैसा कमाने के लिए, तो वो कहीं से अपनी रोजी रोटी अच्छी चला लेंगे। पर ये जो मेरे पास लाखों बच्चे हैं, है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से आईपीसी में 1,20,000 बच्चे तकरीबन 6 महीने में पढ़ते हैं, साल के 2,40,000 बच्चे हैं। अब 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख रुपया अगर बच्चों का बच जाता है तो कितना करोड़ों रुपया बच जाएगा, और वो पैसा आप किसी अच्छे भले काम में यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, आपसे भी हो सके तो आप सीए वाले स्टूडेंट हैं, कल को सीए बनेंगे तो 11वीं 12वीं के बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, ज़रा 9-10th के बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, या सीए वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। आपको विद्या फ्री में मिल रही है, आप भी आगे विद्या फ्री में बांटो। इससे बड़ा परोपकार ही नहीं है, इससे बढ़िया काम ही नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी सीए को हम धीरे धीरे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दें। ठीक है, बस आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके सहयोग के तो काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, स्प्रेडेबिलिटी, है ना, माउथ पब्लिसिटी, ये सारे आप ही लोग बच्चे करेंगे, तभी जाकर ये काम हमारा प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा। तो मेरी आपसे बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम करिए, प्लीज़ ये काम करिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको प्रोग्राम, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि यार ये मेरे पास मॉड्यूल बन गया, ये मेरे पास सब मॉड्यूल बन गया, फिर ये मेरे पास मॉड्यूल बन गया था, फिर ये सब मॉड्यूल बन गया था। तो जब हम कभी किसी सॉफ्टवेयर की वर्किंग को ऐसे दर्शाते हैं, हायरार्की की फॉर्म में डिज़ाइन करवाते हैं, तो उस तरह के डायग्राम को हम लोगों ने क्या नाम दिया? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, उस तरह के डिज़ाइन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भैया ये जो हमारा हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स है, हमारे पास सब मॉड्यूल्स है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी दिखाई देगी। ठीक है जी। अब जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? आपको याद होगा, प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस एनवायरनमेंट के अंदर व्हाट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम को हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन कौन सा मॉड्यूल क्या क्या फंक्शन करेगा, है ना, क्या क्या स्कोप है उसका? स्कोप का मतलब क्या होता है? क्या वो उसी प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ करा जा सकता है या किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ करा जा सकता है? ठीक है, और प्रोग्राम्स बड़े सारे होते हैं तो उसके बीच में कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया? इंटरफेस का नाम दिया। उन प्रोग्राम्स के अंदर इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या करेंगे, आउटपुट क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस डिज़ाइन के द्वारा दर्शा देंगे। तो कहने का मतलब क्या है? मेजर मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, वो मॉड्यूल केवल, वो प्रोग्राम केवल उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है या दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है। वर्ड का डेटा एक्सेल के अंदर चला जाता है, एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट के अंदर चला जाता है, एक्सेल का डेटा ओरेकल के अंदर भी जा सकता है।
यानी उसका मॉड्यूल का जो स्कोप है वो आपका काफ़ी वास्ट हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और बेटा ये सारी डिज़ाइनिंग करने के लिए ना हमें एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई जादू से तो काम होता नहीं है, हमें एक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है, टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस टूल को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, फंक्शनल डीकॉम्पोजिशन टूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, उस टूल को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, फंक्शनल डीकॉम्पोजिशन टूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो मेरे पास फंक्शनल डीकॉम्पोजिशन टूल है, इसके द्वारा, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। अब छोटी सी बात कह रहा है कि यार मॉड्यूल्स को अगर हमें दिखाना है तो हम उसको रेक्टेंगल शेप के बॉक्स में दिखा देंगे, और कनेक्टिविटी दिखानी है तो हमें ये एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर डेटा मेरा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा रहा है, ठीक है, अगर डेटा मेरा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा रहा है तो हम उसके डायग्राम को इस तरीके से दिखा देंगे। तो हम लोगों ने बोला कि इसके डायग्राम को कैसे दिखाएंगे, हालांकि आईसीआई ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा, फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। ये आपका मॉड्यूल हो गया, ये आपका फ्लो हो गया, ठीक है। और अगर डेटा मेरा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाएगा तो हम एरो के आगे ये सर्कुलर का साइन लगा देंगे, और इसके द्वारा आपका डेटा आगे फॉरवर्ड हो सकता है। कई बार सर्कल हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब आगे लगाने का, पीछे लगाने का क्या रीज़न है, क्या डिफरेंस है, फिलहाल कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए समझा नहीं रहा। बाकी आप सर्कल लगा देंगे तो ये इंडिकेट करता है कि डेटा आपका एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। और इसी के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट का मतलब है पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है, और नहीं आए तो बेटा नाराज़ मत होना, हम आइडिया ही लगा सकते हैं, पर हमें ये इंपॉर्टेंट सवाल लगता है तो इसको आप स्टडी करिए। तो ये सारा का सारा जानकारी हो गया हमारे पास, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, जहाँ पे मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स को दिखाया जाएगा, इस एनवायरनमेंट में मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स को दिखाया जाएगा। यहाँ पे डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा होगा, यहाँ पे डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा होगा। ये नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट को रेफर करता है। ये हमारे पास आपका इनपुट फॉर्म हो गया, आउटपुट फॉर्म को रेफर करता है, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के नक्शों के बारे में ध्यान देंगे। फिजिकल डिज़ाइन की बात करेंगे, ये भी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो इसके द्वारा परफॉर्म्ड होगी। तो ये हमारे पास एक और सवाल है जो कि सिस्टम डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में आता है, सिस्टम डिज़ाइन के अंडर आता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दिया। ठीक है जी। अब कह रहा है भैया हमारे पास लास्ट सवाल सिस्टम डिज़ाइन को लेकर आता है, क्या कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स फॉर डिज़ाइन फेज। इस तरह के सवाल ना पेपर में आ जाते हैं, पर ये बड़े बच्चों वाले सवाल हैं, इसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसमें बस यही बात बताई गई है कि डिज़ाइन जब भी बनाएं अच्छे तरीके से बनाएं, डिज़ाइन जब भी बनाएं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाएं, डिज़ाइन जब भी बनाएं अच्छे टूल्स के द्वारा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा बनाएं। जब भी इसको आप रिव्यू करने की बात करें, रिव्यू आप प्रॉपरली करिए कि कहीं उसके अंदर कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, कहीं चीज़ कोई मिस तो नहीं हो गई है, ठीक है जी। और जब भी आप डिज़ाइन बनाएं शॉर्टकट में मत बनाइए, डिटेल्स में बनाइए, ए टू जेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करिए, एक्सप्लेन करिए। हर काम को करने की तमीज़ होती है, हर काम को करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, काम को करने का तरीका होता है, घटिया तरीका, बढ़िया तरीका। तो ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस को भी आप बनाइए। तो ये हमारे पास एक तरीका है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट करा। और क्या इंडिकेट करा, इंटरनल कंट्रोल्स फॉर सिस्टम डिज़ाइन के नाम से इंडिकेट करा। तो ये हमारे पास जानकारी रिगार्डिंग इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स का फॉर सिस्टम डिज़ाइन भी यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आपको याद होगा हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करेंगे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है हमारे पास, सिस्टम एनालिसिस होता है हमारे पास, सिस्टम डिज़ाइन होता है हमारे पास, और भी बड़ी सारी स्टेजेस होती है हमारे पास, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन है, टेस्टिंग है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल 3 तरह की स्टेजेस हमने समाप्त कर दी, इन्वेस्टिगेशन भी समाप्त कर दिया, एनालिसिस भी समाप्त कर दिया, और सिस्टम डिज़ाइन भी हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर दिया है, राइट। तो चलिए इसी के साथ ये सिस्टम डिज़ाइन की क्राइटेरिया कैटेगरी यहाँ पर समाप्त हो गई है। और इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ समझते हैं, किसी तरह की बेटा परेशानी अगर आती है तो 98182 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ज़रूरत पड़े तो कॉल करिए, ठीक है। कॉल कई बार मेरा असिस्टेंट उठाता है, कई बार क्या हमेशा ही असिस्टेंट ही उठाता है, तो आप उसको मैसेज कन्वे करिए, फिर वो मैसेज मेरे पास आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो मैं ले लूँगा आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। और फ्रेंड्स को बताना मत भूलिए, फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन शेयर करिए ताकि आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके फ्री शिक्षा अभियान मार्केट में स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट सीए क्लासेस के लिए तो हो जाए। सीए में रिजल्ट बड़ा कमज़ोर आता है, बच्चे रह जाते हैं, और बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाती है। टीचर्स लोग 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 18,000 रुपये, शर्म नहीं आती इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, और उसके बाद गारंटी भी नहीं देते कि बच्चा पास होगा। अच्छा, गारंटी दे भी नहीं सकते क्योंकि आईसीआई का रिजल्ट इतना टेढ़ा आता है। पर मेरी कोशिश ये है कि चलो ठीक है,
और टीचर्स को मिलाकर, और टीचर्स का, बढ़िया टीचर का सहयोग लेकर कुछ ऐसा प्रोविज़न प्रोवाइड करा जा सके कि जिससे एटलीस्ट बच्चे को फेल होने का गम ना सताए, या फेल होने का गम तो होता ही है, पैसे खोने का गम ना सताए, और कुछ बढ़िया हो सके। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।